हमने पार्टनरशिप का टॉपिक रिवाइज किया था। पार्टनरशिप के टॉपिक में हमने इसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स प्लस रजिस्ट्रेशन के बारे में बात की थी कि रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। हमारे कंट्री में जो पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, मींस आपकी मर्जी है, ठीक है ना। और अगर आप करवाते हो तो उसके लिए पार्टनरशिप डीड होती है, उसे साइन करना पड़ता है। एक तरह का आप कह सकते हो फॉर्म होता है जिसे फिल करना पड़ता है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपकी आ जाती है। अब रही बात, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो आपको काफी कॉन्सिक्वेंसेस देखनी पड़ती है कि आप किसी पार्टनर के अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं कर सकते, आप किसी फर्म के आगे, कंपनी के आगे कंप्लेंट नहीं कर सकते, कोई थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट वो नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं इसके नुकसान ही है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। क्लियर? यहाँ हमारा पार्टनरशिप का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज अब क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, जबकि म्यूचुअल हेल्प करना या सोशल वेलफेयर करना होता है। इनका एक ही प्रिंसिपल होता है, फॉर ईच ऑफ ऑल, ऑल फॉर ईच, ठीक है ना। मतलब ये सबके लिए मिलके काम करना पसंद करते हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसे रजिस्ट्रेशन मिली, मतलब अकॉर्डिंग टू एक्ट अगर हम बात करें, इसको रजिस्टर करवाया गया इन 1912। ये याद रखना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट है वो 1912 है। और रजिस्ट्रेशन जो है इसकी कंपलसरी होती है, और जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाता है वो सब मेंबर्स मिलके करते हैं। अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो यहाँ इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं, मींस ये एक इसमें वो भी दिया हुआ है, वन मैन वन वोट, मतलब हर पर्सन के पास एक ना एक वोट होता ही है, एक वोट करने का उसको कह सकते हैं अधिकार है। अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम मिनिमम मेंबर्स है वो 10 होने चाहिए, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मतलब आप 10 मेंबर्स, अगर आपके फ्रेंड्स हैं 10 हो आप लोग, तो आप ये स्टार्ट कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की बोला, जो अपनी सहमति से बने, जिसमें ये पीपल ज्वाइन टुगेदर करते हैं फॉर म्यूचुअल हेल्प। और इनका मेन पर्पस क्या होता है? जो कंज्यूमर है, जो उसकी एक्सप्लोटेशन हो रही है, उससे उसको सेव किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। आपने देखा होगा प्रोड्यूसर से गुड्स तैयार होते हैं, होलसेलर्स, रिटेलर्स, फिर कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं। तो क्यों ना प्रोड्यूसर्स से सीधा कंज्यूमर्स तक गुड्स पहुंचे, जो कि कॉस्ट भी कम हो, प्रॉफिट भी ठीक हो। तो ऐसी उनकी कोशिश रहती है। फर्स्ट आ जाएगा, फीचर्स की बात करें हम। फर्स्ट फीचर है वॉलंटरी एसोसिएशन। अभी हमने बोला जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो वॉलंटरी एसोसिएशन है, या कोई भी पर्सन ज्वाइन कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसे कॉमन इंटरेस्ट के लिए वर्क करना पड़ेगा। चाहे तो एक फार्मर कर सकता है, एक प्रोड्यूसर्स कर सकता है, कोई भी मेंबर्स कर सकता है। तो यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एंट्री या एग्जिट होने की। जब मेंबर्स का दिल करता है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जब मेंबर्स का दिल करता है वो उसको छोड़ के जा भी सकते हैं। और यहाँ पर जो मेंबरशिप है वो फ्री है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन। कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट, कोई भी जेंडर का हो, वो आके मेंबर बन सकता है। सेकंड आ जाएगा लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस की बात करें तो यहाँ रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। जो रजिस्ट्रेशन है इसमें कंपल्सरी होता है,
कंपल्सरी की अगर हम कैसे कह रहे हैं कि क्योंकि जैसे कंपनी में हमें कंपल्सरी होता है, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में हमने कहा ये कंपल्सरी नहीं होता, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरी है। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है वो एक लीगल एंटिटी है जो सेपरेट करती है अपने मेंबर से। 20 अगर हमने 10 पर्सन है, 10 फ्रेंड्स है, हमने मिलके कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन की है, खोली है, तो हम उसका कोई नाम देंगे तो उसका जो भी सारा वर्क होगा वो उसी के बेसिस पे चलेगा। 20 उसका हमारे से लेना देना कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट्स हो, कोई प्रॉपर्टी हम ले, किसी के अगेंस्ट हम केस करें, तो वो सारा उस एसोसिएशन, उस जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके साथ होगा। फिर आ जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी है यहाँ हर मेंबर की, या मेंबर्स की लाइबिलिटी एक्सटेंड का है जहां तक उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, या जितने उन्होंने शेयर्स परचेज किए। मींस मैंने अगर 1 लाख कैपिटल लगाई है तो मैं 1 लाख के लिए जिम्मेवार हूँ, बाकी कोई भी लॉस होगा उसके लिए मैं जिम्मेवार क्यों। ऐसी हर मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है। फिर आ जाती है कंट्रोल की बात। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर देखें तो इनमें कौन कंट्रोल करता है? मैनेजिंग डायरेक्टर्स करते हैं, मैनेजिंग कमेटी करती है। अब मैनेजिंग कमेटी को चुनेगा कौन? जो मेंबर्स होते हैं वही चुनते हैं। और वो मेंबर्स कैसे चुनते हैं? 1 मैन 1 वोट। अभी मैंने बताया हर पर्सन जो मेंबर होता है वो एक वोट डालता है, ठीक है। हम 2-4 मेंबर्स कह देते हैं जो खड़े हो जाते हैं और उनके लिए वोटिंग करते हैं। जो जीत जाता है वो पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, सारे डिसीजंस लेता है। और वो उसको किसने चुना है? हमने चुने। फिर आ जाएगा सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव की बात करें अगर हम, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनका मेन मोटिव ही है सर्विस करना, ठीक है। प्रॉफिट अर्निंग तो है ही नहीं, ठीक है। तो सर्विस जब वो मोटिव करते हैं तो उनका मेन मोटिव है म्यूचुअल हेल्प करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। जो भी प्रॉफिट अर्न होगा, ऐसा नहीं है, जैसे हमने पहले भी एग्जांपल बताया था, अगर 10 रुपीज की चीज मार्केट में 15 रुपीज की मिलती है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वही चीज 10 वाली 12 में देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल प्रॉफिट नहीं अर्न करते, पर बहुत ही थोड़ा करते हैं क्योंकि उनको सोसाइटी की हेल्प करनी है। और वो जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं? सारे मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। फिर आ जाता है मेरिट्स की बात करें। फर्स्ट है इक्वालिटी वोटिंग राइट्स। क्योंकि यहाँ पर 1 मैन 1 वोट है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इसी को लेके चलती है। तो हर मेंबर के पास वोटिंग राइट्स है, ठीक है। जितनी जितनी वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जितनी जितनी वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, हर मेंबर के पास उतने उतने राइट्स आ जाएंगे। सेकंड आ जाता है लिमिटेड लायबिलिटी। तो ये भी एक मेरिट है, फायदा है, क्योंकि लायबिलिटी इसमें लिमिटेड है, अपनी पर्सनल एसेट्स नहीं जाती, ठीक है ना। ये ना कंपनी ने इतने लोन्स कर दिए और हम अपनी एसेट्स दे रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। स्टेबल एग्जिस्टेंस है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक कॉर्पोरेट बॉडी है, तो ना तो उसको डेथ से, इंसॉल्वेंसी से, इंसैनिटी से, इन सब चीजों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मींस ये कंटिन्यू रहती है, चाहे कोई मेंबर आए जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहती है। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस है। कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है वो मैनेज कौन करता है? मेंबर्स करते हैं। और उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट्स अर्न नहीं करने, और जितने भी मिडल मैन है उनको हटा देना। जब मिडल मैन हट जाएंगे तो ऑब्वियस है अपने आप ही कॉस्ट कम हो जाएगी, और जब कॉस्ट कम हो जाएगी तो ऑब्वियस है आप सस्ते में औरों को प्रोडक्ट्स दे पाओगे। तो वो कहता है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी अच्छी हो जाती है, प्लस बैड डेट्स भी नहीं होते। जब इतना आप प्रॉफिट ही नहीं अर्न कर रहे, इतने लोग ही नहीं है, तो कोई पैसा कहाँ जाएगा? मेंबर्स भी तो सामान आ रहा है, मेंबर्स भी सामान जा रहा है, तो बैड डेट्स भी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी रहेगी, इकोनॉमी इन ऑपरेशंस रहेगी। फिर आ जाएगा सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इनको गवर्नमेंट से काफी सपोर्ट मिलती है, इनको सब्सिडीज मिलती है, इनको कंसेशन मिलता है गवर्नमेंट से, ठीक है ना। इनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स मिलता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वेलफेयर करती है सोसाइटी का, तो इनको सपोर्ट भी बहुत मिलता है गवर्नमेंट से।
और इनको काफी चीजों में एग्जम्पशंस होती है, छूट मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको मान लो 12 रुपीज पर यूनिट लगा देंगे, जो ये है इनको 8 रुपीज लगा देंगे, तो काफी फर्क आ जाता है। ऐसी चीजें, हर चीज में इनको सब्सिडीज मिल जाती है। और लास्ट आ जाता है इजी ऑफ फॉर्मेशन। कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है बहुत ही इजी है उसकी फॉर्मेशन, 10 मेंबर्स हो जाए तो वो स्टार्ट कर सकते हैं, ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज भी नहीं है, बस ये है अंडर दी प्रोविजन ऑफ कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होना चाहिए, जो कि है 1912। क्लियर? एनी डाउट? फीचर्स एंड मेरिट्स, किसी को कोई भी पॉइंट में अभी डाउट? यस बॉयज। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस की बात करें तो पहला आ जाएगा लिमिटेड रिसोर्सेज। हमने अभी कहा कि हर जो मेंबर होता है वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, पर कहीं ना कहीं की जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होती है बड़ी लिमिटेड होती है, और उसमें जो रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है वो भी बहुत थोड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये एज अ ऑब्स्टेकल, उनको रुकावट आती है उनके काम में, क्योंकि इतनी ज्यादा कैपिटल ये इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, सब थोड़ी थोड़ी करते हैं। तो जब थोड़ी थोड़ी करते हैं तो इतना इतना इनके पास कैपिटल नहीं होता, लिमिटेड कैपिटल होती है। नेक्स्ट आ जाएगा इनएफिशिएंसी मैनेजमेंट। हमने कहा ये सारा काम मैनेज खुद करते हैं, ठीक है, पर आपको पता है यहाँ एक्सपर्ट्स तो है नहीं, ये लोग वो होते हैं जो रिटायर होते हैं, ठीक है, तो इनके पास इतनी भी वो नहीं होती, ना इनको हाई सैलरीज पे करने वाले एक्सपर्ट्स ये रह सकते हैं, क्योंकि कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस कम है। तो जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते अपने अपने फील्ड्स में, तो ये सब कारण के वजह से यहाँ इनएफिशिएंसी रहती है, मतलब उतनी अच्छी तरह काम नहीं हो पाता जितना एक्सपर्ट कर पाए। लैक ऑफ सीक्रेसी है, क्योंकि जितनी भी डिस्कशंस होती है, इनकी जितनी भी मीटिंग्स होती है वो सोसाइटी एक्ट के अंदर इनको डिस्क्लोज करनी पड़ती है, सारी बतानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं अगर ये चाहे कि हम कुछ छुपा ले, कोई सीक्रेट्स मेंटेन कर ले, तो वो तो ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनको सारा अपना जो भी है बताना पड़ता है। तो सीक्रेसी तो बिल्कुल नहीं रहती यहाँ पर, ठीक है ना। और हम ये भी कह सकते हैं कि सबको सारे बताना, जितने मेंबर्स हैं उनको सारी इंफॉर्मेशन इनको देनी पड़ती है, और हर मेंबर देखता है, अकाउंट्स चेक करता है, बुक्स चेक कर सकता है और कभी भी कर सकता है, तो इसलिए ये कुछ सीक्रेट नहीं मेंटेन कर सकते। फिर आ जाएगा गवर्नमेंट कंट्रोल। हमने अभी बताया ऊपर कि गवर्नमेंट इनको बहुत हेल्प करती है, इनको सब्सिडीज देती है, इनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स देती है। तो कहीं ना कहीं जब ये सब कुछ देती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस पे कंट्रोल बड़ा करती है, तरह तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती है इनके ऊपर, इनके अकाउंट्स चेक करती है, ऑडिटिंग करवाती है उनकी, इनके हर काम में पहले दखल देती है, सारा कंट्रोल करती है, जिससे फ्रीडम तो बिल्कुल चली जाती है, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन तो रहता ही नहीं है, मतलब कि अपनी फ्रीली काम कर सके वो तो हो ही नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का काफी कंट्रोल रहता है इन सोसाइटीज पे। और लास्ट आ जाता है डिफरेंस इन ओपिनियंस। अगर हम देखें जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वहां अलग अलग मेंबर्स होते हैं, जब अलग अलग मेंबर्स होते हैं तो उनकी जो थिंकिंग है वो अलग अलग होती है, तो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। और वो क्यों होता है, डिफरेंसेस क्यों आ जाते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स। कई बार आपस में कोऑपरेटिव बिहेवियर नहीं करते, इससे डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी आती है। कई बार हर कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट को देखता है, औरों के प्रेफरेंसेस को नहीं देखता। तो आपको पता है जब दो से ज्यादा कहीं मेंबर हो जाए तो लड़ाई झगड़े तो होते ही है। तो कहीं ना कहीं इनमें हमेशा डिफरेंसेस रहते ही है ओपिनियंस में, क्योंकि एक मेंबर कुछ चाहता है दूसरा कुछ चाहता है, तो इसमें तो चलता ही रहता है इनका। तो ये पॉइंट आ सकता है डिफरेंस इन ओपिनियंस।
नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करें, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनकी टाइप्स की हम बात कर रहे हैं। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्होंने अलग अलग अपनी वो बनाई हुई है, कंज्यूमर से रिलेटेड, प्रोड्यूसर से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड, हाउसिंग से रिलेटेड। तो फर्स्ट आ जाएगी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कंज्यूमर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, इनका एम ही होता है प्रोटेक्ट करना, ठीक है, कंज्यूमर्स को, और उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो रीजनेबल प्राइसेस पे उनको देना उनका मेन मोटिव होता है। इस सोसाइटी का मेन एम है टू एलिमिनेट द मिडल मैन। जैसे हमने बात करी, होलसेलर्स हैं या रिटेलर्स है, ये उनको खुद ही परचेज करते हैं, डायरेक्टली खुद ही कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं, जिससे क्या होता है जो बीच के मिडल मैन है उनको एलिमिनेट कर देते हैं, और जो भी प्रॉफिट आता है उसको आपस में मेंबर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अब एक पर्सन ने 5 लाख लगाया, एक पर्सन ने 1 लाख लगाया, तो दोनों को बराबर नहीं मिलेगा, उसकी रेशियो में ही मिलेगा। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का फायदा क्या है? एक तो ये एलिमिनेट करता है मिडल मैन को, और फिर जो भी प्रॉफिट अर्न होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सब मेंबर्स में अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल्स। ये तो हो गया फर्स्ट कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सेकंड आ जाएगा प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं जो डिजायर करते हैं कि खुद कुछ प्रोड्यूस करे, ठीक है। ये ज्यादातर फेस करते हैं फॉर लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स के लिए। देखो, अब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई, ऐसे प्रोड्यूसर्स को भी तो प्रोटेक्ट करना है ना। जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको रॉ मटेरियल चाहिए, उनको मशीनरी चाहिए, उनको इक्विपमेंट्स चाहिए, तो उनको भी तो इजी और सस्ते वे में चाहिए। तो इस सोसाइटी का मेन एम होता है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हाई चार्ज करते हैं, उनसे बचाना है। फिर इनका मेन मकसद है कि सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स और इनपुट्स अपने मेंबर्स को, और जो भी प्रॉफिट अर्न होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं आपस में मेंबर्स को ही। तो इनका भी प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये मेन बनी हुई है स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको बेनिफिट देने के लिए बनी हुई है, ताकि उनको मार्केटिंग और सामान खरीदने में प्रॉब्लम ना आए, सामान बनाने में प्रॉब्लम ना आए। थर्ड आ जाएगा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, ये वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जो मार्केटिंग करती है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की। अब कई ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं स्मॉल लेवल के जो अपने गुड्स की मार्केटिंग नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो उनके लिए ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी होती है जो रीजनेबल प्राइसेस पे गुड्स को मार्केट करती है। ये मेनली पूल अप कर लेती है ताकि जितने भी बीच के मिडल मैन है, अब आप देखो एडवर्टीजमेंट होती है, न्यूज़पेपर में ऐड आती है, घर घर जाके पर्सनल सेलिंग होती है, तो कितने सारी चीजें हैं। तो ये सबको एलिमिनेट करती है। यहाँ तक कि आप देखो ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, पैकेजिंग है, ये सब चीजों पे भी तो खर्चा आता है। तो ये सोसाइटीज इन सब चीजों में भी हेल्प करती है, और जितना भी प्रॉफिट्स होता है एज यूजुअल वो मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। क्लियर? कोऑपरेटिव मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनका मेन मोटिव ही है मार्केटिंग करना गुड्स की। फिर आ जाएगा फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये फार्मर्स के लिए बनाई गई है, जॉइंटली फॉर फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको लार्ज स्केल फार्मिंग का और हायर प्रोडक्शन होने का हेल्प मिल सके। जो ये सोसाइटीज होती है, ये फार्मर्स की इंटरेस्ट के लिए काम करती है, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। तो इसे एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कहा जाता है। इनका मेन मोटिव होता है, ये सोसाइटीज इनको
बेटर क्वालिटी के सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स, मशीनरीज, मॉडर्न टेक्निक ऑफ मशीन्स, हाउ टू यूज दी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब ये सारी चीजें उनको सिखाती है। इनका मेन एम होता है कि फार्मर्स को हेल्प हो और वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। और ये सोसाइटी जो स्मॉल होल्डिंग्स होती है उनको लार्ज होल्डिंग्स में कन्वर्ट करवाती है। अब देखो छोटे छोटे अगर हमारे पास होल्डिंग्स है, मतलब खेत है, तो कहाँ अलग अलग मशीनरी वो खरीदेंगे, तो क्यों ना वो एक साथ उनको मिला देते हैं ताकि एक बड़ी मशीनरी से सब काम कर सके। तो कहीं ना कहीं उनकी जो यील्डिंग पावर है, मतलब जो अच्छी कल्टीवेशन हो सके, उसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। जितनी भी ये मेंबर्स होते हैं अगर उनको लोन्स की जरूरत है, क्रेडिट उधार की जरूरत है, तो ये सोसाइटी उनको लोन्स प्रोवाइड करवाती है। और ये हेल्प करती है ताकि जो सोसाइटी है उनको जो बाहर एक्सप्लोटेशन हो रही है, जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बाहर लोन मिलता है, उससे बचा जा सके। इनको बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं और जितना भी अमाउंट कलेक्ट होता है वो फिर आगे हेल्प होता है, वो कई पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये इनका मेन मोटिव होता है कि लोन्स भी प्रोवाइड करवा देते हैं, उनको हेल्प करते हैं, चाहे मेंबर्स हो चाहे फार्मर्स हो, सबको हेल्प करते हैं। और लास्ट आ जाता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज है इनका मेन मोटिव होता है रेजिडेंशियल एकोमोडेशन देना एट लोअर प्राइसेस पे। मतलब ये वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट पे फ्लैट्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, घर बनाते हैं बहुत ही सस्ते रेट्स में, और साथ में पार्किंग की फैसिलिटीज देते हैं। ठीक है, उनको पार्क की फैसिलिटीज देते हैं, प्लेग्राउंड की फैसिलिटीज देते हैं। तो ऐसी सोसाइटीज क्रिएट करते हैं जहां मेंबर्स अपनी चॉइस से आके रह सके और बाकी जगह जो हाउसिंग की प्रॉब्लम चल रही है या बहुत ही महंगे घर मिलते हैं हम कह सकते हैं, उससे बचा जा सकता है। तो ये उनको इजी इंस्टॉलमेंट्स पे हाउस भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज है हमारी, इनको लर्न कर लेना अच्छी तरह। हाँ जी, यहाँ हमारा टॉपिक कोऑपरेटिव सोसाइटी का फिनिश हो जाता है, जिसमें फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स प्लस हमारे टाइप्स आ गई। हाँ जी, एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। आपको बताया होगा आपका फिजिकल का एग्जाम है। मैम फिजिकल एजुकेशन का तो आपकी बुक अभी आपको नहीं बताई गई, तो आज बुक का नाम नोट कर लीजिए। नेम ऑफ द बुक इज हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, विश्वास पब्लिकेशन की। मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल में हो जाएगी, विश्वास पब्लिकेशन, नोट डाउन कर लीजिए। विश्वास पब्लिकेशन की जो बुक है आपने आज परचेज कर लेना ताकि आप अपनी तैयारी कर सको, और उसका जो भी सिलेबस है वो आपको आज पता चल जाएगा, आपके ग्रुप्स में डाल दिया जाएगा, तो आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बुक्स का बच्चों को पता नहीं था तो हमने बता दिया आपको, विश्वास पब्लिकेशन की बुक है। क्लियर? यस मैम। मैम चैप्टर कितने आ रहे हैं? बेटा चैप्टर आपको बता दिए जाएंगे, अभी मैसेज आ जाएगा आपको। ओके मैम। सिर्फ आप अभी बुक परचेज करके ले आए आज,
क्योंकि नेक्स्ट वीक से आपके एग्जाम है तो आप उसकी प्रिपरेशन भी कर ले, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स तो आप सब प्रिपेयर कर ही रहे थे, तो फिजिकल को भी थोड़ा सा कर ले। आज बुक परचेज कर लीजिए, आपको चैप्टर्स बता दिए जाएंगे आज। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात करें, हाँ जी कल टेस्ट होता है आपका हर फ्राइडे को, तो कल कोई टेस्ट नहीं होगा, आप अपना रिवीजन करें, ठीक है, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स तो है ही है नेक्स्ट वीक से, तो अपना सारा प्रिपेयर करें अच्छी तरह। जो टॉपिक लगता है, अगर अब लगता है कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मुझे सैटरडे को बताएं, हम वही टॉपिक उस दिन कर लेंगे रिवाइज, साथ साथ करते रहे। बहुत ही इजी से चैप्टर है, फर्स्ट 4 चैप्टर्स और चैप्टर नंबर 7। पेपर का मैं वो बता ही चुकी हूँ, 30 आपको ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स का आपको सब्जेक्टिव आएगा। तो उसके लिए प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए हर चैप्टर की, खासकर जैसे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर से तो बच्चे कर लेते हैं, थर्ड चैप्टर है पब्लिक डिपार्टमेंटल, उनके सारे नेम्स पता हो, एग्जांपल्स पता हो, किसी भी फॉर्म में आ सकता है आपको। प्रमोटर्स है, ये मेमोरेंडम है, आर्टिकल है, इनके क्या नेम्स होते हैं, मैंने सारे ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं कई बार। खासकर इंश्योरेंस के जो टॉपिक्स हैं उनमें सारे प्रिंसिपल्स आपको पता हो, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज पता हो आपको, तो ये इस टाइप के ही आपके क्वेश्चंस होंगे। और फर्स्ट चैप्टर में जैसे इंडस्ट्री का टॉपिक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, वैसे वो मैं अभी रिवाइज करवाई दूंगी फिर से इस वीक में, तो वो भी अच्छी तरह आप पढ़ लेना, क्योंकि इन पे ज्यादातर जो है वो 1 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब हम कंपनी पे आ गए, सबसे पहले हमने सोल प्रोप्राइटर किया, फिर हमने ज्वाइंट हिंदू फैमिली, फिर हमने पार्टनरशिप किया, फिर हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, और लास्ट आ जाता है हमारा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ, जो मैंने कल होमवर्क भी दिया था जिससे डिफरेंस दिया था, तो इन सबके डिफरेंस आपको अच्छी तरह आने चाहिए। आपकी बुक में लास्ट में सारे डिफरेंसेस दिए हुए हैं, तो उनको जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। सोल प्रोप्राइटर का पार्टनरशिप के साथ आ जाता है मोस्टली, पार्टनरशिप का कंपनी के साथ आ जाता है, या सोल प्रोप्राइटर का कंपनी के साथ आ जाता है। ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी, इनमें काफी बार डिफरेंस आता है। कंपनी का कोऑपरेटिव के साथ भी आ जाता है कई बार, क्योंकि वो मिलती जुलती है, उनके साथ भी आ जाता है, तो थोड़ा सा डिफरेंसेस अच्छी तरह करके जाना। अब आ जाते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है विच कैरी ऑन द एक्टिविटीज हैविंग लीगल स्टेटस। अगर हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो हमने इसकी कई बार एक डेफिनेशन करी है कि ज्वाइंट स्टॉक जो कंपनी है वो एक कंपनी है और एसोसिएशन है, हम कह सकते हैं, ठीक है, ऑफ अ पर्संस की। हम इसको एक और बोल सकते हैं, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है ना, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ये जो सारे वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी डेफिनेशन ही इसमें आ जाती है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहा है क्योंकि जो कंपनी है उसकी क्रिएशन लॉ ने की है, ठीक है ना, हम और कंपनी अलग अलग है, उसके जो मेंबर्स हैं वो बिल्कुल उससे अलग है, जो भी कुछ होगा वो कंपनी का लॉ के अकॉर्डिंग होगा। कंपनी को एक हमने नाम दिया है, लेकिन कंपनी ना तो हमारी तरह ब्रीथ कर सकती है, ना ईट कर सकती है, ना रन कर सकती है, ना टॉक कर सकती है, लेकिन फिर भी वो एक मेंबर है। तो लाइक नेचुरल पर्संस हमने ये कहा है कि कंपनी एक अपने आप में एग्जिस्टेंस है, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल नाम दिया, आर्टिफिशियल पर्सन है।
सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि जो कंपनी है उसकी आइडेंटिटी उसके मेंबर से बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है, ठीक है ना। मींस लीगली कुछ भी करना होगा हमें, जो कंपनी है वो अपने नाम पे बिजनेस खोल सकती है, अपनी एसेट्स परचेज कर सकती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, वो उसकी अपनी मर्जी है। परपेचुअल सक्सेशन मींस कंटिन्यूटी का पॉइंट होता है, जो कंपनी है वो हमेशा कंटिन्यू रहती है, इसे लॉ ने क्रिएट की है तो लॉ ही इसे एंड करता है, मतलब लॉ ही बनाता है, लॉ ही खत्म करता है, हमारे हाथ में नहीं होता कंपनी को बनाना और खत्म करना। और कॉमन सील, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन अपने आप साइन नहीं कर सकता, तो इसलिए कंपनी की एक सील बनाई जाती है जिसपे कंपनी की स्टैंप कह लो, वो हर डॉक्यूमेंट पे कंपनी के लगाई जाती है। तो इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन है उसमें यही है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। क्लियर? ये सारे नाम में ही इनकी फीचर्स है, इनके नाम में इनकी डेफिनेशन है। तो एक इसकी अच्छी सी डेफिनेशन जो है वो आपने लर्न करके रखनी है, कई बार बताइए, और यही वाली लर्न कर लो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सबसे बेस्ट है और इसमें सारी चीजें हैं। ये आपको बुक्स में मिल जाएगी, 3rd 4th लाइन में लिखा हुआ है, companies and described as artificial person having separate legal entity, perpetual succession and common seal। इसके अलावा और भी कई मिल जाएगी। इट इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर एन इंडिविजुअल फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स, कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, और जो इसकी ओनरशिप है वो कंट्रोल होगी टू इट्स मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती है। ये हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके फीचर्स भी ऐसे ही हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको एग्जिस्ट किया जाता है, ठीक है, कि इसके अगेंस्ट कोई भी अगर मुझे केस करना है तो मैं कंपनी के अगेंस्ट कर सकती हूँ, इससे उसके मेंबर्स का लेना देना कुछ नहीं होगा, तो इसीलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन का है। दूसरा, इसको सेपरेट लीगल एंटिटी का है, जैसे मैंने अभी बोला कि ये अपने बिजनेस अपने नाम पे एंटर होता है, सारे कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम पे लेता है, ठीक है ना। तो लॉ के अकॉर्डिंग इसको ऐसे ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। फॉर्मेशन की बात करें तो इजी टू फॉर्म है ये, ठीक है, इजी टू फॉर्म नहीं है सर, सॉरी। जो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि हमने पढ़ा ही है इसमें कितने स्टेजेस पे होना पड़ता है, कितने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, काफी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है जिसे कंप्लीट करना पड़ता है। और कंपनीज का एक्ट क्या है, 2013, पहले 1956 था जो कि अब चेंज करके 2013 कर दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए पहले क्या था अगर बाय चांस, तो 1956 था, लेकिन अब कौन सा बोल रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013। फिर आ जाता है परपेचुअल सक्सेशन, जैसे अभी हमने बात की, इसमें एक लाइन बड़ी फेमस है, कंपनी मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो पर कंपनी कैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, मतलब मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे पर कंपनी वही के वही रहेगी। कंपनी को लॉ ने बनाया है तो क्रिएट भी वही करती है, और अगर कंपनी बंद करनी है तो वो भी लॉ के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। जब कंपनी आप बंद कर देते हो, क्लोज कर देते हो, उसे बोलते हैं वाइंड अप करना, वाइंडिंग अप, डिसॉल्व कर देना कंपनी को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो कंपनी को कौन मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन चुनता है, हम शेयर होल्डर्स चुनते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरा इस पे कंट्रोल करते हैं, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो हमारी तरफ से काम करते हैं, ठीक है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो डे टू डे वर्क में काम नहीं करते। लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी की लिमिटेड है अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर कॉन्ट्रीब्यूटेड, हमने कई बार एग्जांपल लेके बोला है, जैसे मैंने अगर 1 लाख के शेयर्स खरीदे हैं और अभी मैंने सिर्फ 60,000 पे किया है, तो मैं अब कितना और पे करूंगी, 40,000, तो मेरी लाइबिलिटी कितनी है, सिर्फ 40,000 की।
तो कंपनी में जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। क्लियर यहां तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am.